नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग खिलजी वंश को पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश के अंतर्गत हम लोगों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पढ़ा, जिन्हें खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धोखे से मरवा दिया जाता है। और वहीं कड़ा मानिकपुर में जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि बलवन के लाल महल में अलाउद्दीन का सिंहासनारोहण हुआ था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो इतने बड़े साम्राज्य को चला रहा था, तो उसका मंत्रिमंडल कैसा था, उसका मंत्रिपरिषद कैसा था, जिसके सहारे वो जो है दिल्ली सल्तनत को संभाल रहा था। ठीक है, तो आइए हम लोग समय न गंवाते हुए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मंत्रिपरिषद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मंत्री परिषद। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत को संभाल रहा था, या तमाम ऐसे उसने प्रथा को चलाया, तमाम ऐसी पाबंदियां लगाई। इन पाबंदियों को लगाने की वजह से काफी सुधार हुआ दिल्ली सल्तनत में। इसीलिए वो जो है अपने सैन्य नीति के कारण ही दक्षिण भारत को भी विजित कर सका। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे उसके मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में जो था, एक था दीवाने वजारत। पहला था दीवाने वजारत। दीवाने वजारत, जिसका मतलब होता था, या इसे कहा जाता था वजीर, या इसी को हम क्या कहते थे, मुख्य मंत्री। जैसे वर्तमान समय में ये माना जा सकता है कि देश का राजा, उसे लोकतंत्र है ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो देश का राजा कौन है, माननीय मोदी जी। और उनके जो दीवाने वजारत हैं, वजीर मुख्यमंत्री हैं, कौन है, योगी जी हैं, या उत्तराखंड में जो हैं, आपके एमपी में जितने भी मुख्यमंत्री हैं स्टेट में, सब उनके वजीर हैं। ठीक है, दूसरा था उनका दीवाने इंसाफ। दूसरा उनका था दीवाने या दीवान ए इंसा, या इसको हम कहते हैं दीवाने इंसाफ। इनका मतलब था, इनका कार्य था शाही जो आदेश होता था, शाही आदेश का पालन करना। शाही आदेश का पालन करना। ठीक है, इनका जो कार्य था दीवाने इंसा का, इनका कार्य था शाही आदेश का पालन करना। फिर आप देखेंगे तीसरा था दीवाने आरिज। तीसरा था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज का कार्य होता था, ये सैन्य मंत्री था। क्या था, ये सेना का या सैन्य मंत्री था। ठीक है, फिर आप देखेंगे दीवाने रसातल। चौथा क्या था, दीवाने
रसातल, ये होता था विदेशी मामलों का मंत्री था, इनके पास जो है विदेश विभाग था। मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत था, इसके बाहर जितने भी देश थे उनसे सूचनाएं आदान प्रदान करने का या उनके निर्णयों का सुल्तान के पास तक पहुंचाने का काम दीवाने रसातल का विदेश विभाग देख रहे थे। फिर आप देखेंगे पांचवा जो इंपॉर्टेंट था, क्या था? आरिज ए मुमालिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। क्या था? आरिजे या आरिज ए मुमालिक, ये आप देखेंगे एक गुप्तचर विभाग का मुखिया था, जैसे सीबीआई, ईडी, इस टाइप का। ठीक है, गुप्तचर विभाग का क्या था? मुखिया था। ठीक, फिर आप देखेंगे इसके साथ ही साथ इतने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कानून अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बाजार में जो माल बिकते थे उसके मूल्य के निर्धारण हुए, तो जो नियंत्रण अधिकारी बनाए गए थे उनके बारे में हम देखेंगे। कौन थे वो? अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी। ठीक है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी। ठीक है, इसमें कौन कौन था? इसमें सबसे पहला जो नाम आता था सहाना ए मंडी या सहाने ए मंडी। सहाना ए मंडी, सहाना ए मंडी का कार्य होता था, ये क्या था? ये बाजार का हेड था। ये बाजार जो है, बाजार ये बाजार अधीक्षक था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे एक नाम आता है दीवान ए रियासत। एक नाम आता है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत जो है ये क्या करता था? इसके साथ साथ कुछ और लोग थे। दीवान ए रियासत ये जो बाजार नियंत्रण के मूल्य निर्धारण में जो है, इनके साथ ही साथ मूल्य निर्धारण को सफल बनाने में इनके साथ साथ कुछ अधिकारी और होते थे। जैसे पहला होता था मुहत्तसिब। कौन? मुहत्तसिब, ये क्या था? सेंसर बोर्ड था। और दूसरा इन्हीं के साथ साथ दूसरा था नाजिर। कौन था? नाजिर। नाजिर क्या होता था? नाजिर जो है नाप तौल अधिकारी था। कौन था? नाप तौल। नाजिर जो है सल्तनत कालीन शासन के अंतर्गत नाप और तौल का अधिकारी माना जाता था। इन लोगों की भूमिका क्या होती थी? मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में इन तीनों की जो है, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, फिर आप देखेंगे सराय ए अदल। फिर आप देखेंगे सराय ए अदल। सराय ए अदल जो था, ये जो है क्या था? ये न्याय अधिकारी था। क्या था? ये मजिस्ट्रेट। आज के समय में क्या था? ये
ए मजिस्ट्रेट था। ये जो है न्याय अधिकारी था। ठीक है, आप देखेंगे इसके साथ ही साथ एक और नाम आता है वरीद ए मंडी। वरीद ए मंडी, वरीद ए मंडी, ये क्या होता था? ये जो है बाजार निरीक्षक होता था। क्या होता था? बाजार मतलब कि माल सही बाजार में बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, मूल्य बढ़ा के तो नहीं बेचा जा रहा है, गलत सामान तो नहीं बेचा जा रहा है, इस सबको चेक कौन करता था? वरीद ए मंडी। इसके बाद एक और नाम आता है, वो क्या नाम आता है? मन है यान। मन है यान, ये क्या था? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक गुप्तचर था। ये सीधे राजा से जुड़ा होता था और सारी सूचनाएं अच्छी और बुरी दोनों राजा को सीधे जो है पहुंचाता था। ठीक है, आप देखेंगे इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहता था? सिकंदर द्वितीय कहा जाता था। आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार क्या करा? अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने पहली बार क्या करा? पहली बार अस्थाई सेना का गठन करा। क्या? अस्थाई सेना का गठन किया। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब बहुत बार पूछा गया है। फिर आप देखेंगे अस्थाई सेना के गठन के साथ ही साथ इन सैनिकों को नगद वेतन जो है देने की व्यवस्था भी थी। ठीक है, नगद वेतन दिया जाता था। और साथ ही साथ देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जैसे अब मान लीजिए युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में कभी कभी हमारे जो दुश्मन होते थे वो हमारा होलिया पहन के हमारे बीच में घुस जाते थे, हमारी सेना को मार सकते थे। तो क्या किया गया? अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए प्रथा की शुरुआत करी। किसकी? घोड़े को दागने की प्रथा। ठीक है, घोड़े को उसकी पहचान के लिए कि दिल्ली सल्तनत का घोड़ा है, उसको घोड़े को दागने की व्यवस्था, मतलब मारने की नहीं कि गोली मार दिया। दागने की व्यवस्था का मतलब है निशान। जैसे हम लोग वर्तमान समय में, पहले, अब तो नहीं होता है, पहले हम लोगों के गांव में या आप लोगों के गांव में भी जैसे बछड़े को, भैंसे को हम लोग जो है दाग दिया जाता था, उसको छुट्टा छोड़ दिया जाता था, तो वही दागने के एक निशान बना दिया जाता था। एक निशान बना दिया जाता था कि भैया ये निशान बन गया है, ये घोड़ा किसका है? सल्तनत कालीन घोड़ा है, दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी का, उनके सैनिकों का घोड़ा है। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ
हुलिया प्रणाली किसकी? सैनिकों की भी निशान, सैनिकों के भी शरीर में निशान बनाए जाते थे, जिससे कि वो पता चल सके कि दिल्ली सल्तनत के सैनिक हैं। घोड़े दागने की प्रथा के साथ ही साथ क्या? हुलिया प्रणाली। हुलिया प्रणाली की भी व्यवस्था अलाउद्दीन ने शुरुआत करी थी। साथ ही साथ देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किसी भी विद्रोह की आशंका की समाप्ति के लिए क्या करा था? उसने किसी भी विद्रोह की आशंका की समाप्ति के लिए शराब तथा अन्य मादक पदार्थों पर क्या करा? रोक लगा दिया। किस पे? शराब एवं अन्य मादक पदार्थों पर क्या करा? रोक लगा दिया। ठीक है, जैसे इसमें बिहार में क्या दारू प्रतिबंधित है, शराब प्रतिबंधित है, इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शराब एवं अन्य मादक पदार्थों पर क्या करता है? रोक लगा देता पूर्ण रूप से। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सामाजिक एवं वैवाहिक रिश्ते को, साथ ही साथ सामाजिक एवं वैवाहिक रिश्तों में क्या करता है? सामाजिक एवं वैवाहिक रिश्तों में उच्च वर्गों में, जैसे कि उच्च परिवारों के बीच, जैसे कि आप निम्न परिवार हो और उच्च परिवार के बीच में रिश्ता बनाना चाहते हो, इस पे भी क्या करा था? उच्च परिवारों के बीच में रिश्ते पर रोक लगा दिया। परिवार के बीच रिश्तों पर क्या करता है? रोक लगा देता है। ठीक है, अब देखेंगे साथ ही साथ जो सैनिक घोड़ा रखते थे, एक घोड़े पर उस सैनिक को 134 टका 134 टका दिया जाता था। लेकिन अगर कोई सैनिक एक और घोड़ा रखा है तो उसको 78 टका और भी दिया जाता था। ठीक है, एक घोड़े पर एक घोड़े रखने पर कितना? 134 टका या टंका। तो अगर कोई एक और घोड़ा रख लिया है, दो घोड़े को रखने वाले, दो घोड़े को रखने वाले सैनिकों को क्या करा? 78 टंका क्या किया? अतिरिक्त दिया जाता था। अतिरिक्त, ठीक है, 78 टका अतिरिक्त दिया जाता था। और जानते हैं इसे क्या कहा जाता था? इसे जो है मुरत्तव कहा जाता था। क्या कहा था? इसे जो है क्या कहा जाता था? मुरत्तव। इसे जो है मुरत्तव, इसे जो है मुरत्तव कहा जाता था। ठीक है, आप देखेंगे साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजकीय कारखाने में उच्च कोटि के युद्धास्त्र, युद्ध सामग्री जो है बनाने की व्यवस्था की गई। कहां? राजकीय कारखाने में, मतलब कि राजकीय कारखाना जो है खोला गया। राजकीय कारखाना खोला गया। क्यों? कि यहां पे
युद्ध में प्रयुक्त होने वाले क्या बन सके, शस्त्र बनाए जा सके। ठीक है, राजकीय कारखाना खोला गया जहां पर युद्ध में प्रयुक्त होने वाले शस्त्र या अस्त्र बनाए जाने की व्यवस्था दी गई। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है आर्थिक क्षेत्र में, अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक क्षेत्र में सुधार हेतु काफी कार्य किए, जिसका उल्लेख कौन करता है, जिसका उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसका उल्लेख जियाउद्दीन बरनी, कौन, जिसका उल्लेख किस आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अनेक जो है क्या किए गए, सुधार हेतु कार्य किए गए, जिसका उल्लेख कहां मिलता है, जिसका उल्लेख हमें तारीखे फिरोज शाही, जिसके रचनाकार कौन है, जिसके रचनाकार जियाउद्दीन बरनी हैं, जिसके रचनाकार या लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि अमीर खुसरो की एक पुस्तक है, किसकी, अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है खजाइनुल फुतूह, जिसका नाम है खजाइनुल फुतूह। ठीक है, तो वहीं आप देखेंगे इब्न बतूता, कौन, इब्न बतूता द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन, रेहला, कौन, रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। तो वहीं आप देखेंगे एक और पुस्तक आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी, कौन, एसामी की, किसका, एसामी, शामी, कहीं कहीं लिखा है ईसामी, एसामी या ईसामी की पुस्तक है, कौन, फुतूहात उल सलातीन, क्या, फुतूहात उल सलातीन किसकी है, इशामी या एसामी की पुस्तक है। इससे क्या प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है कि अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक सुधार हेतु क्या करता है, बहुत काफी प्रयास करता है और काफी सुधार उसमें करता है, जिसका उल्लेख कहां मिल रहा है, इन किताबों में। कौन कौन किताब है, तारीखे फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, खजाइनुल फुतू, इब्न बतूता द्वारा रेहला, इसामी या एसामी द्वारा फुतूह उल सलातीन, इन सब में जो है क्या, अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया था उसके बारे में बखूबी उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन के काल में जो बंजारे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से जानिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन के काल में बाजार सुधार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार
सुधार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता था, कौन निभाता था? बंजारे। ध्यान दीजिएगा, बंजारे जो है बाजार सुधार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। साथ ही साथ आप देखेंगे उसने भूमि की उत्पादकता के आधार पर, किसने? अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान, उसने जो है भूमि की उत्पादकता के अनुसार क्या करा? कर निर्धारित करा, तथा आप देखेंगे भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की। क्या? उसने उत्पादकता मतलब उत्पादन, जितना उत्पादन होगा, उत्पादन के आधार पर कर निर्धारित करना। तो वहीं आप देखेंगे कि जो इसकी जमीन की मापन प्रणाली है, क्या है? जमीन को मापने की जो प्रणाली है वो बिस्वा के साथ किया जाता है। आज भी वही शुरू है, 1 बिस्वा 2 बिस्वा और 20 बिस्वा में 1 बीघा। ठीक है, ये शुरुआत कहां? सल्तनत कालीन अलाउद्दीन खिलजी वंश के समय में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। और आप देखेंगे राज्य को जो है उत्पादन का या बिस्वा का आधा हिस्सा मिलता था। मतलब कि मान लीजिए कि आप 1 बिस्वा में अगर 2 कुंतल उपजाते हैं, इसमें क्या? इसमें से 1 कुंतल क्या हुआ? 1 कुंतल किसको मिलेगा? राजा को या शासक को या सुल्तान के पास चला जाता था। आप देखेंगे कि गृह कर को क्या कहा जाता था? गृह कर को घरी कहा जाता था। क्या? उस समय गृह कर भी लिया जाता था। गृह कर को तत्कालीन समय में क्या कहा जाता था? घरी कहा जाता था। तो वहीं आप देखेंगे चरागाह कर भी लिया जाता था। कौन? चारागाह कर भी लिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? चरी। ठीक है, गृह कर को घरी, चारागाह कर को चरी कहा जाता था। ठीक है, ये नए कानून ऐसे जो है नए कर लागू किए गए थे। कौन? गृह कर, घरी, चारागाह, चरी। ये जो है चरी और घरी नामक कर भी नए जो है निर्धारित किए गए थे। आप देखेंगे कि इन सब राजस्व को एकत्रित करने के लिए एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसको हम क्या कहते थे? मुस्तख राज। जिसे हम क्या कहते थे? मुस्तख राज। ठीक है, ये मुस्तक राज जो होता था, गृह कर, घरी, चारागाह कर, चरी, बिस्वा, इस सब के हिसाब से क्या करता था? नामक अधिकारी की नियुक्ति हो गई थी और एक कर के राजस्व को एकत्रित करता था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार को नियंत्रित करने के लिए 4 बाजार को नियंत्रित करने के लिए क्या करा? अलग अलग 4 बाजार स्थापित कर दिए थे। एक जगह है आपको सब नहीं मिल सकता था, अलग अलग हाट या बाजार लगते थे, जहां पर आपको अलग अलग खाद्यान्न या सामान मिलता था। और आप देखेंगे साथ ही साथ उसने बेईमानी करने वाले को कठोर दंड भी देने की व्यवस्था कर रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो इसने 4 अलग अलग बाजार स्थापित करे थे, उसमें से पहला क्या है? पहले तो बेईमानी करने वालों को, चोरी करने वालों को क्या कर रहा है? कठोर दंड का क्या है? प्रावधान है। तो वहीं आप देखेंगे
कि बाजार को क्या चार अलग अलग भागों में, चार अलग अलग बाजार क्या थे, निर्धारित किए गए थे या लगवाए जाते थे। ठीक है, अलग अलग बाजार निर्धारित किए जाते थे या लगवाए जाते थे। जैसे पहला क्या था, नंबर 1 आप देखेंगे खाद्यान्न बाजार। कौन सा, खाद्यान्न बाजार। दूसरा आप देखेंगे निर्मित वस्तु बाजार, जहां पर वस्तुओं को निर्माण होता था, निर्मित वस्तु बाजार। तीसरा आप देखेंगे खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार। चौथा सामान्य व दैनिक वस्तु बाजार। कौन, सामान्य व दैनिक वस्तु बाजार। ठीक है, ये जो है सामान्य व दैनिक या प्रतिदिन जो आपकी दैनिक क्रिया में वस्तुएं प्रयोग होती थी उसके लिए अलग बाजार। तो वहीं आप देखेंगे जो चौथा बाजार लगता था, जो चौथा बाजार लगता था वो पशु एवं गुलामों का बाजार था। किसका, यहां पशु और गुलाम दास क्या करते थे, खरीदे एवं बेचे जाते थे। ठीक है, आप देखेंगे कि मंडी के समाचार को या मंडी की व्यवस्था कैसी है, मंडी में कोई समस्या तो नहीं है, इन सब के लिए सुल्तान जो है क्या करा था, अधिकारियों की नियुक्ति करी थी। जैसे पहला क्या था, हला ए मंडी। पहला क्या है, हला ए मंडी। हला ए मंडी के साथ ही साथ आप देखेंगे वरीद। कौन, वरीद या बरीद। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कौन, मुनहियान। कौन, मुनहियान, या इसी को हमने बताया था मुने है या। ठीक है, ये लोग क्या थे, ये लोग जो है मंडी के समाचार को सीधे जो है सुल्तान तक समय समय पर पहुंचाते थे। और मंडी के कर्मचारी एवं अधिकारी जो है ये भी क्या करते थे, नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अगर ये भी नियमों का उल्लंघन करते तो इनके लिए भी दंड का प्रावधान था। आप देखेंगे साथ ही साथ अकाल आदि का सामना, अगर राज्य में अकाल पड़ गया, इसके सामना करने के लिए राजकीय अन्नागार स्थापित किए गए। अकाल हेतु राजकीय अन्नागार जो है क्या किए गए, स्थापित किए गए। ठीक है, अब देखेंगे कि राशनिंग की व्यवस्था, क्या, राशनिंग की व्यवस्था, राशन देने की प्रणाली, राशनिंग व्यवस्था या क्या प्रणाली की जो शुरुआत है ये अलाउद्दीन खिलजी की एक नई सोच थी। अलाउद्दीन खिलजी की एक नई सोच थी।
अकाल के समय अगर अकाल पड़ गया तो उस समय प्रत्येक परिवार को आधा मन अनाज, कितना, प्रत्येक परिवार को कितना, आधा मन क्या, प्रतिदिन, आधा मन प्रतिदिन क्या किया जाता था, अनाज दिया जाता था। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया, अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या किया, जजिया कर भी लिया जाता था। क्या, जजिया कर। जजिया कर भी इस समय लिया जाता था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों, स्त्रियों, बच्चों, पागलों और निर्बलों, किससे, ब्राह्मण, बच्चे, स्त्री, पागल, निर्बल। ठीक है। ब्राह्मण, बच्चे, स्त्री, पागल, निर्बल, इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। मुसलमानों से जकात, मुसलमानों से जकात, मतलब जकात क्या है, जकात धार्मिक कर है। जकात धार्मिक कर है के रूप में संपत्ति का 1/40वां भाग लिया जाता था। किसके रूप में, जकात। जकात क्या है, धार्मिक कर है। जकात क्या है, धार्मिक कर है। कौन है, मुसलमानों से जकात जो है या धार्मिक कर लिया जाता था। किस रूप में, उनके जो संपत्ति होती थी, संपत्ति का 1/40वां अंश जो है जकात के रूप में या भाग जो है जकात के रूप में लिया जाता था। फिर आप देखेंगे साथ ही साथ युद्ध में लूट के माल को, कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, युद्ध में लूट के माल को क्या कहा जाता था, युद्ध के समय जो माल लूटा जाता था उसे इस समय खम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खम्स। क्या, लूट का माल, लूट का माल, लूट के माल को खम्स कहा जाता था। और राज्य की आय का ये जो है एक जो है क्या था, महत्वपूर्ण जो है साधन इस समय बन गया था। ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें जो है राज्य का भाग जो है, खम्स में राज्य के भाग को 1/5 से बढ़ाकर, पहले जो शुरू में कितना लिया जाता था, 1/5 भाग, इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 4/5 भाग जो है कर दिया गया। तथा आप देखेंगे, मैंने पिछले अभी मैंने बताया था कि गृह कर, आवास तथा चराई कर। आवास कर को क्या कहा गया, घरी। चारागाह कर को क्या कहा गया, चरी। ये भी लिए जाते थे। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसे कवि भी थे। कौन, अमीर खुसरो, कौन कौन था, अमीर खुसरो के साथ साथ हसन दहलवी, हसन दहलवी जैसे कवि भी थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। किसको, अमीर खुसरो ने
सितार का आविष्कार किया, तो वहीं आप देखेंगे कि इसने जो है बीड़ा को संशोधित भी किया। किसको? बीड़ा को संशोधित भी किया। किसने? अमीर खुसरो ने। आप देखेंगे कि 4 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो जाता। कितने? 4 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है? निधन हो जाता है। इसे दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में दफनाया जाता है। कहा? दिल्ली के जामा मस्जिद के मकबरे में अलाउद्दीन खिलजी को दफनाया जाता है। ठीक है, आज इतना ही। कल हम लोग मंगोल आक्रमण को इस समय पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो इसका सबसे महान सेनापति था कौन? मलिक काफूर, जिसने दक्षिण भारत के सभी अभियानों में, एक अभियान को छोड़कर जितने भी दक्षिण भारत के अभियान हुए, सभी अभियानों में मलिक काफूर के ही नेतृत्व में आक्रमण होता है और विजय या सफलता मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ हम एक कथा प्रचलित है कौन? रानी पद्मिनी की। रानी पद्मिनी की जो कथा है, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत में है, जो पद्मिनी जो है राणा रतन सिंह की सुंदर पत्नी थी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो वारंगल से मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव द्वारा, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वारा, रुद्रदेव सेकंड द्वारा जो कोहिनूर हीरे दिया गया था, उसका क्या इतिहास है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर इसके जो पुत्र हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिन्होंने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करे थे, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी के पेपर हो रहे हो, इन सभी में सभी के लिए बहुत उपयोगी है और इन सब परीक्षाओं में हो इससे लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।